हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं 31 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा क्या है? ईरान E3 न्यूक्लियर टॉक्स। इसमें मेन बात क्या है ना दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल में आप जान रहे हैं कि मतलब इजराइल के साथ भी उसका पंगा हुआ, यूएसए के साथ भी उसका पंगा हुआ। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि सबको लगता है कि वो मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ मतलब वो वेपन बनाने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो ईरान E3 न्यूक्लियर टॉक्स है ये डिसाइड करेगा कि मतलब ईरान के ऊपर मतलब सैंक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और ये इस्तानबुल में होगा मीटिंग। ठीक है, अभी E3 मतलब क्या हुआ? E3 में आपका जाता है फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों आए हैं इस सामने। और इन तीनों का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल था। जो एक पहले हुआ था ना JCPOA, है ना, जिसका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। ये एक्चुअली 2015 में साइन हुआ था दोस्तों। ईरान और P5+1, P5 मतलब जो मतलब परमानेंट 5 है ना सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर, वो US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया प्लस एक जर्मनी। ये इसलिए किया गया था ताकि जो मतलब ईरान मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर्पस या फिर मतलब वेलफेयर पर्पस के लिए ही करे, मतलब वेपन्स ना बनाने के लिए करे। वो इसमें मतलब एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, जिसको मतलब ईरान ने साइन किया था और बोला था कि हम मैं इसका यूज़ वेपन बनाने के लिए करूँगा नहीं। ठीक है, और इसको इंडोर्स किया था किस रिजोल्यूशन के थ्रू? ये रिजोल्यूशन 2331, मतलब जो कि शो करता है कि मतलब अगर मान लीजिए इसका विरोध हुआ तो अपने आप ही उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, है ना। और उस समय अगर मान लीजिए कोई मतलब परमानेंट मेंबर अपना वीटो पावर भी यूज़ करेगा तो उसका भी कोई यूज़ होगा नहीं। ठीक है, इसी इसी में एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है स्नैप बैक मैकेनिज्म। यही मैं बता रहा हूँ, ये एक रूल है इसके अंडर में। किसके अंदर? UN रेजोल्यूशन 2331 बोलो या फिर आप बोलो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलो। ठीक है, इसके तहत यही रूल था कि अगर मान लीजिए ईरान ने इस डील को ब्रेक किया, जो अभी हुआ है ब्रेक किया, तो UN सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाएगा और ये बाईपास कर देगा वीटो पावर को भी। मान लो अगर चाइना और रशिया में भी अगर बोलें कि नहीं नहीं डिसएग्री कर दें, तो फिर मतलब अगर सैंक्शन नहीं लगाना बोलते तब भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी, इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा ऑलरेडी। मतलब बाईपास वीटो पावर, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ठीक है, अब वही E3 वार्निंग यही है दोस्तों। E3 ने यही वार्निंग किया है कि अगर मान लीजिए मतलब ईरान जो बोल रहा है उसके हिसाब से अगर तय मतलब नहीं मिला, मतलब कि वो अगर न्यूक्लियर पावर का यूज़ अगर वो मतलब वेपन बनाने के लिए करता वो पाया गया या फिर कुछ प्रूफ मिला, तो अक्टूबर 2025 से उसके पास सैंक्शन ऑलरेडी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? रिवाइवल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स कुछ नहीं होता दोस्तों। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्या है, जैसे कि राजस्थान का जो सीरावास विलेज है ना, वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मियो कम्युनिटी। ये क्या की है ना, ये जो मतलब ग्रुप मतलब पार्ट ऑफ फॉरेस्ट होता है, छोटा सा एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं या कम्युनिटी वाले थे ना, उनका कुछ बिलीव होता है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं या फिर मतलब यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, समथिंग समथिंग, मतलब बहुत कल्चरली और ये मतलब रिलेटेड होता है इनसे रिलीजियसली। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस सीक्रेट ग्रुप का नाम क्या है जो अभी न्यूज़ में है? उसका नाम है चूडा सीड आटावाड। ठीक है, और ये सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? एक NGO जिसका नाम है करा पाविस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस ये ध्यान लीजिए। चूडा सीड आटावाड कहाँ पे? राजस्थान में एक सीक्रेट ग्रुप है जिसको मियो कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला है उसको कुछ सालों से। ठीक है, अब सेक्रेट ग्रुप क्या होता है? सेक्रेट ग्रुप मैंने बताया वही पैचेस होते हैं फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का वो एरिया जो कि एक लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती है अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से। मतलब कुछ मतलब इसमें बिलीव रहता है कि मतलब यहाँ पे भगवान रहते हैं, यहाँ पे वो आत्माएं रहते हैं या फिर यहाँ पे हमारे पूर्वज रहते हैं। ठीक है, इस फॉरेस्ट एरिया में। ठीक, इसी के तहत 2024 में एक मतलब डायरेक्टिव भी पास किया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा था कि जितने भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से, उनको मैप किया जाए। ठीक है, पूरे देश में। ठीक है, और उनको एक ऑफिशियल प्रोटेक्शन का दर्जा दिया जाए और इसमें इन्वॉल्व किसको किया जाए? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है, और अब इसमें क्या है, इसी चीज़ ने 2024 ने लीगल स्टेटस दे दिया इनको और प्रोटेक्शन भी दे दिया सेक्रेट ग्रुप्स को, है ना। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सेक्रेट ग्रुप्स, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे सरना, ये काफ़ी फेमस है। ये कौन से ट्राइबल मतलब इसको सेव करती हैं मतलब अपने रिलीजियस और मतलब कल्चरल बिलीफ्स के लिए? मुंडा ट्राइब हो गया, ओरेयन हो गया, और ये झारखंड में है सरना। उसके बाद काबू हो गया, ये केरला में है। नायर और इजहावा मतलब ट्राइब्स इसको सेव करते हैं। फिर देव राय, ये महाराष्ट्र में है सेक्रेट ग्रुप, इसको भिल और वर्ली वाली जो कम्युनिटी है ना वो सेव करती है। उसके बाद किंतांग ये अलग है ना, लॉ अलग है, किंतांग अलग है। ये मेघालय में है, इसको सेव करते हैं कौन? खासी वाले। इसके बाद फुंगयाट हो गया, ये नागालैंड में है, इसको सेव करते हैं अंगामी और चिकसांग। ठीक है, और वैसे ही हम लोग ऊपर पढ़ा हम लोगों ने चूड़ा सिद्ध अदावत, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है,
उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, सोहरई आर्ट ऑफ झारखंड साइंस एट राष्ट्रपति भवन ड्यूरिंग कला उत्सव 2025। अब इसमें हम लोग को जानने वाली क्या बात है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है कला उत्सव 2025। बहुत यूनिक है दोस्तों ये। जैसे कला उत्सव आर्टिस्ट इन रेसिडेंसी इसका पूरा नाम हुआ, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2013 में, जब प्रणब मुखर्जी मतलब प्रेसिडेंट थे ना, तब उनके टर्म के समय किया गया था। मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि राष्ट्रपति भवन में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है ना दोस्तों, जो मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट वर्क को मतलब इनवाइट किया था, उनको कुछ दिन मतलब प्रेसिडेंट हाउस में रहने दिया जाता है, और वो वहाँ पे मतलब उनको एक स्पेस दिया जाता है ताकि वो क्रिएट करें या इंटरेक्ट करें, शोकेस करें अपने आर्ट वर्क को, ठीक है। मतलब इसका मेन मकसद है कि टू सपोर्ट और सेलिब्रेट इंडिया ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक आर्ट फॉर्म, समझ ना, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए है। और इसी की वजह से क्या है कि सबसे मेन एम क्या है इनका कि जो ये आर्ट फॉर्म मतलब विलुप्त होते जा रही हैं, जो पुरानी थी, उनको प्रिजर्व करना और प्रमोट करना इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को, ठीक है, और उनको एक नेशनल रिकॉग्निशन देना यहाँ पे बुला के, ठीक है। अब 2025 में जो है तीन मतलब जो ऐसी ट्रेडिशनल आर्ट्स को चुना गया है, उसमें से पहला कौन सा है दोस्तों, सोहराई आर्ट, ठीक है। ये झारखंड में मतलब जो वॉल पेंटिंग होता है ना, इन जो ट्राइबल वुमेन्स होते हैं, जैसे कुर्मी हो गई या सांताल हो गए या मुंडा हो गए या ओरियान हो गए, ये सब की जो महिलाएं होती हैं, ये दीवार पे बनाती हैं इसको, सोहराई आर्ट को, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन जब कटाई होती है ना, तब। उसके बाद आता है दूसरा आपका पिट्टा चित्रा आर्ट। ये दोस्तों उड़ीसा और बंगाल में फेमस है, मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्लोथ होता है, क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग होती है, मतलब कपड़े पे किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया जाता है ना, इसमें मतलब जो आर्ट होता है टेम्पल का या फेस्टिवल को, उसको दिखाया, जैसे जगन्नाथ में आप देखेंगे तो इस आर्ट को आप देखेंगे, पिट्टा चित्रा आर्ट को, ठीक है। इसमें मतलब जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती है ना पुरानी, मतलब जिसमें देवों की कहानियां बताई जाती है, वो सारी कहानियां इसमें मतलब पेंटिंग के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आर्ट मतलब इनवाइट किया गया राष्ट्रपति भवन में, वो है पटुआ आर्ट। ये वेस्ट बंगाल में फेमस है, ये भी स्क्रॉल पेंटिंग है जिसका यूज किया जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक है, पटुआ कम्युनिटी द्वारा, ठीक। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा न्यूज, मतलब कुछ क्वेश्चन पुराने समय मतलब पिछले साल, मतलब उसके पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जैसे कि एक पूछा गया था बानी थानी। बानी थानी एक मिनिएचर मतलब छोटे छोटे पेंटिंग होता है ना, छोटे छोटे मतलब जो दिखाना, वही मिनिएचर पेंटिंग होता है। तो बानी थानी एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि कहाँ से है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट 2000 मतलब राजस्थान में, ठीक है। ये भी मतलब वही है जो मतलब सिखाता है, प्रमोट करता है कि इसको मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन को, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था इस स्कूल को दोस्तों, ये राजा सावंत सिंह के द्वारा लिखा मतलब किया गया था। और इसी पेंटिंग को कहा जाता है मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग। इतनी बढ़िया है। किसने बनाया था इसको, निहाल चंद्र जी ने बनवाया था। किसके द्वारा, किस पे आधारित है ये, राधा कृष्ण राधा वाला राधा, मतलब ये जो किशनगढ़ स्कूल है ना ऑफ आर्ट, ये इसी पे मतलब राधा कृष्ण के ऊपर ही मतलब उनके रोमांटिक जो होते हैं उन्हीं चीज को मतलब प्रदर्शित करता है, अपने सिखाता है मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक है। उस सेकंड प्रीवियस ईयर में ये भी आया हुआ है, बोधिसत्व पदमपनी क्या है दोस्तों। देखिए बोधिसत्व का मतलब यही होता है कि जो मतलब सत्य की खोज में हो, एनलाइटमेंट की खोज में हो, है ना, उसको बोला जाता है महायान बुद्धिज्म में, ठीक है। और पद्म पानी मतलब जिसने मतलब कमल को हाथ में लिया, मतलब आप समझिए कॉम्पैशन को मतलब ये शो करता है, ठीक है। तो बोधिसत्व पद्म पानी आप समझ गए, ठीक है। और ये कहाँ पे है, मतलब ये पेंटिंग है अजंता केव्स में, ठीक। अजंता केव्स कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ये बुद्धिस्ट का रॉक कट केव्स है, पर इसमें ध्यान रखना जो केव 1 है ना, वहीं पाया जाता है ये पद्म पानी बोधिसत्व की मतलब पेंटिंग, ठीक है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया था एक बार दोस्तों, कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी सिंपल सा समझिए, कलम मतलब पेन और कारी मतलब आपका हो गया वर्क, ठीक है। कलमकारी वर्क जो पेन की यूज, पर इसमें जो पेन यूज करते हैं ना वो जैसे बैम्बू हो गया, बैम्बू के अलावा जैसे मतलब जो डेट खजूर वाले पेड़ होते हैं ना, उनकी स्टिक को लेकर पेन की तरह यूज करके जो पेंटिंग की जाती है उसी को कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पेन वर्क होता है इसमें, ठीक है। ये ट्रेडिशनल हैंड पेंटेड होता है या फिर ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है, ठीक है। ये मेनली कहाँ किया जाता है दोस्तों, है मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मैंने कुछ समय आपको पहले मछलीपट्टनम में बताया था ना, वही वाला है ये, देखिए। इसका यूज किया था बम्बू या डेट पाम स्टिक्स का पेन की तरह, ठीक है। और 2 स्टाइल है, एक श्रीकला हस्ती श्री स्टाइल है जिसमें रामायण महाभारत या पुराण जैसे इपिक्स का मतलब शो किया जाता है इस पेंटिंग में, और एक मछलीपट्टनम स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर। ये है दिव्या देशमुख। ये एक्चुअली क्या है ना, इस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये पहली वुमेन है जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप जीता है, पर अभी ये मतलब वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। इनके लिए इसके बाद क्या है ना, ये सेलेक्ट हो जाएंगे किसके लिए दोस्तों, कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के लिए। अब जब ये सेलेक्ट होंगी जीतने के बाद, तो ये जो वर्ल्ड चैंपियन जो
करंट है ना उससे लड़े मतलब भिड़ेंगी, मतलब उनके साथ कंपटीशन होगा और जीतेंगे, फिर वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए आप। ये इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप को जीता है। किसको हराया है? तो हमारे ही इंडिया की कोनेरू हम्पू को हराया इन्होंने मैच में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये चेस वर्ल्ड कप? ये हुआ है बातूमी जॉर्जिया में। और अगर इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, मतलब क्या क्या हुआ इनके जीतने से? जैसे ही इन्होंने जीता तो ये इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर बन गई और 4th इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर। इनसे पहले कौन थी? कोनेरू हम्पी पहली है, फिर डी हारिका, फिर आर वैशाली है, तो अब चौथी कौन बन गई है? दिव्या देशमुख जी। ठीक है, और यही है कि जो भी मतलब वर्ल्ड कप जीतता है वो फिर मतलब कैंडिडेट, जो फीडे की कैंडिडेट टूर्नामेंट है उसके लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में करंट वुमेन चैंपियन से लड़ेंगी और उसके बाद लड़ेंगी मतलब चेस का कंपटीशन होगा और ये फिर वर्ल्ड चेस चैंप अगर भगवान का जीत जाएंगी तो मतलब भारत का नाम रोशन हो जाएगा और पहली मतलब चेस चैंपियन भी जाएंगी वर्ल्ड इंडिया की। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चेस के बारे में चलती है। चेस का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया में ना जो गुप्ता पीरियड है ना, उस समय मतलब 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था चतुरंगा नाम से। ठीक है, मतलब 4 डिवीजन ऑफ मिलिट्री, मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं इन्फेंट्री हो गया, जो घोड़े से चलते हैं वो कैवेलरी हो गया, हाथी हो गया, और चैरियट मतलब जो रथ से चलते हैं। ठीक है, और इसी को मतलब ना पर्सिया में इसको अलग नाम दिया गया शतरंग में। जब इसका मतलब स्प्रेड हुआ पर्सिया में तो इसका नाम शतरंग रखा गया और फिर मॉडर्न चेस के नाम से ये यूरोप में फेमस हो गया आगे चल के। ठीक है, अब फीडे देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म मतलब क्या है? फुल फॉर्म दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स, मतलब फाउंड कब किया था? 1920 में। ठीक, और कुछ टर्म यूज होते हैं चेस में, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे चेकमेट तो आप जानते हैं कि राजा को कोई चांस ही नहीं है बचने का, चेकमेट आप कर दिए। ठीक है, तो मतलब और उसके बाद स्टेलमेट हो। स्टेलमेट मतलब ऐसी पोजीशन जब मतलब कोई मतलब चांस ही ना हो, मतलब कि आदमी जीत सके, कोई मतलब बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मतलब ए ड्रॉ वेयर प्लेयर हैज नो लीगल मूव, कोई लीगल मूव है ही नहीं करने के लिए, और किंग को कोई चेकमेट मिला भी नहीं है, तब उस चीज को बोलते हैं स्टेलमेट। ठीक है, और ग्रैंड मास्टर क्या है दोस्तों? ग्रैंड मास्टर सबसे हाईएस्ट टाइटल है जो फीडे द्वारा अवार्ड किया जाता है, और इंटरनेशनल मास्टर जो है इसके नीचे आता है ग्रैंड मास्टर के। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बनता है। अब जब चेस की बात हो रही है और विश्वनाथ आनंद जी की बात ना हो तो गलत बात है ना। विश्वनाथ आनंद जी पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में, 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद इनको टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाए, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना चेन्नई को चेस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। देखिए सी से चेन्नई, सी से चेस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको 5th न्यूज हो जाता है कि केरला में जो गोल्डन जैकाल है ना, उनकी एडॉप्टिव मतलब एक मतलब टेंशन सा हो रखा है कि मतलब जो ये गोल्डन जैकाल है ना, ये मतलब इंसानों के एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं अब, है ना। अब हम लोग को इतना नहीं जानना है, अब बस इतना जान लीजिए गोल्डन जैकाल दोनों तरह से करते हैं, एक नॉकटर्नल भी हो गए, एक डायरनल। नॉकटर्नल मतलब इंसानों के एरिया में, और डायरनल मतलब आप समझ ही रहे हैं दिन वाले में, है ना। आयुष स्टेटस इनका लिस्ट कंसर्न है, साइट्स जो है इनका अपेंडिक्स 3 है, और ये ध्यान रखना शेड्यूल 1 में है, इसलिए तो ये प्रोटेक्ट है, नहीं तो मार दिए होते सब। उसके बाद 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? इंडिया जापान ऑफिशियल डिस्कस। एक्चुअली क्या है ना, अभी पीएम मोदी जी की विजिट होगी जापान में, है ना, तो उसी के डिस्कशन के लिए मतलब वहां से जापान के ऑफिशियल्स आए हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मेन डिस्कशन हुआ है। तो जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रही है इंडिया की पहली, मतलब इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, उसका नाम क्या है दोस्तों? शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नाम है इसका दोस्तों। इसको महसर भी कहा जाता है, मतलब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसी मतलब जो मीटिंग हो रही है ना, इसके तहत में जापान गिफ्ट भी करेगा 2 E10 सीरीज शिनकानसेन ट्रेन इंडिया को। ठीक है, और थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए जीमैक्स क्या है। जीमैक्स मतलब आप जान रहे होंगे मैरी टाइम एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जिसमें इसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ईजी पड़ेगा, SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये 3 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब फाउंडर ही ये 3 है 2021 में, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज का, है ना, वो है दोस्तों द चोला लेगेसी इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस नॉट जस्ट गुड टेम्पल। मतलब चोला जो एम्पायर आया था उन्होंने सिर्फ अच्छे टेम्पल ही नहीं बनाया था, उन्होंने एक अच्छा गवर्नेंस भी किया था। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था, मतलब लोगों को हक था चुनने के लिए, जैसे विलेज एरिया में होते थे ना हेड, उनको। अभी बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है? अभी हाल फिलहाल में चोला एम्पायर क्यों न्यूज में है? क्योंकि पीएम मोदी जी ने थिरुवथिराई फेस्टिवल होता है, आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल होता है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, उस समय उन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम में मतलब विजिट किया है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की है। ठीक है, इसके तहत उन्होंने बोला है कि मतलब जो राजा चोला हैं और राजेंद्र चोला का फर्स्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, मतलब चोला एम्पायर्स में। इनका स्टैचू बनाया जाएगा और इनको याद रखने के लिए राजेंद्र चोला फर्स्ट का कॉइन भी निकाला जाएगा। ठीक है,
और कोशिश किया जाएगा जितने भी मतलब आर्टिफैक्ट हैं इनसे रिलेटेड उनको वापस लाया जाए, जैसे यूएस मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम में है ना, तो उन सबको वापस मतलब घर लाए, देश में लाया जाए, ठीक है। अब आदि थिरुवथिराय क्या है दोस्तों, ये एक मतलब शैवैत्य मतलब शिव भगवान का है, उनका फेस्टिवल है जो शिव भगवान को ऑनर किया जाता है इस समय, ठीक है। और एसोसिएटेड किससे है दोस्तों, भक्ति ट्रेडिशन। अब भक्ति ट्रेडिशन में स्पेशली आप जानिए जो नयन मार्स होते हैं ना, मतलब पोएट्स होते हैं, सेंट्स है ना, 63 होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है बस, ठीक है। अब सबसे मेन है दोस्तों, सबसे मेन है, आप ध्यान से सुनिएगा, चोलास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चोलास सबसे मेन किस लिए फेमस थे, वो अपने स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के लिए फेमस है, ठीक है। और ये कौन थे, ये दोस्त मतलब जो मतलब एंशियंट मतलब तमिल डायनेस्टी मिलती है ना, तीन, चोला, चेरास और पांड्या, इनमें से एक थे, ठीक है। इनको दोस्तों मूवेंधर भी कहा जाता है, किसको, चोलास को मूवेंधर भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मतलब रेफरेंस है ये आपको संगम लिटरेचर में भी मिलेगा और अशोका के जो मतलब एडिक्ट हैं उनको उनमें भी मिलेगा, ठीक है। और ये मतलब इनका फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ था, जब मतलब विजयलय चौल्या जी मतलब जो राजा थे वो पावर में आए, वो भी कब आए थे, 9th सेंचुरी में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन थे, विजय लया चोला, जो 848 से लेकर 871 एडी तक एनो डोमिनी तक मतलब राज किया, और यही थे फाउंडर किसके, चोला एम्पायर के, सबसे मेन यही है, ठीक है। इन्होंने थंजावुर को भी कैप्चर किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट रूलर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सारे नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर है राजा राजा चोला फर्स्ट, ये 1985 से 1014 एडी तक थे, ठीक है। इन्होंने जो एम्पायर है ना श्रीलंका तक फैलाया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स और वेस्ट इंडिया तक फैलाया इन्होंने, ठीक है। यही थे राजा राजा वन जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल, जो जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला है, उसका मतलब निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं आपके राजेंद्र चोला, 1014 से 1044 एडी तक, ठीक है। इन्होंने जो मतलब एम्पायर था उसको गंगा के रीजन और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया, ठीक है। अब इन्होंने गंगा रीजन में जब जीते थे तो वही उन्होंने मतलब गंगाई कोंडा चोलापुरम का निर्माण किया था नॉर्दर्न विक्ट्री के पास, ठीक है। इन्होंने श्री विजय किंगडम हम लोग ने अभी हाल फिलहाल में बात किए थे हम लोग, ये मॉडर्न इंडिया वाला मतलब मॉडर्न डे में इंडोनेशिया कहलाता है, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने कॉन्कर किया है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, कोलुटुंगा चोला फर्स्ट, एक्चुअली क्या इन्होंने मतलब डिक्लाइन को फेस किया था, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न चालुक्यस है ना, उनको चालो से मर्ज मतलब चोला से मर्ज भी किया था, और मतलब लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए थे, पर मेन क्या है कि इन्हीं समय में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं हम लोग चोला एम्पायर के बारे में, ठीक है। ये पहला इंडियन एम्पायर था जिसकी एक पावरफुल ब्लू वाटर नेवी थी, ठीक है। एक यहाँ पे फेमस इनके दौरान में था कूडा वोलाई सिस्टम, ये दोस्तों एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सिंबल था, ठीक है। इसमें क्या करते थे, एक मटका लेते थे, मटके में जो भी मतलब प्रत्याशी होते थे, मतलब हेड जिनको बनना होता था ना गांव का, उनका नाम इसमें डाल दिया था, और एक बच्चे से, छोटा सा बच्चा मतलब दिल के सच्चे होते हैं, इनको क्या पता कौन सा क्या करना, क्योंकि आदमी जब जानता होगा तो पर्ची देख के शायद वो अपने का नाम ले, इसलिए बच्चे से निकलवाया जाता है, जो बच्चा निकाल देता है वो चुना जाता है। अब क्राइटेरिया भी इनमें बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें देखिए एज जो है 35 से 70 साल, ठीक है। उसके बाद खुद की ज़मीन होनी चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। उसको स्क्रिप्चर का नॉलेज होना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पिक्कर नहीं होना चाहिए, सारी चीज़, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करते थे उसकी, अगर मान लीजिए उससे एक तो पहले एनुअल ऑडिट किया जाता था, और अगर पनिशमेंट मिल जाता था अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। मान लीजिए दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कुडा वोलाई सिस्टम, किसके दौरान था, चोला एम्पायर के दौरान, ठीक है। और मतलब एक मतलब रिमार्केबल इलेक्टोरल यही इनोवेशन है, मतलब चुना जाता था, ठीक है, इनके दौरान में चोला एम्पायर। एक यूनिक डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ इलेक्टिंग विलेज, जो विलेज को रिप्रेजेंट करें, मतलब जो मतलब प्रधान होते हैं ना उनको, चोला पीरियड के दौरान 1000 साल पहले, ठीक। अब ये जान लीजिए एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी यहाँ पे काम करता था, जो मतलब विलेज असेंबलीज होती थी, जैसे सभा हो गया, ब्राह्मण वाले जो विलेज होंगे उनमें, और उर हो गया नॉन ब्राह्मण विलेज, ये पूछा गया है दोस्तों उर, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया, प्रीवियस मतलब पिछले साल नहीं मतलब प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता था, ये जो असेंबली होती है ये मतलब टैक्सेस को मैनेज करते थे, वाटर को, टेम्पल को, जस्टिस को, ठीक है। और जो एथिकल लीडरशिप थे उसको एनकरेज करते थे, और डिसेंट्रलाइज पावर को भी। डिसेंट्रलाइज पावर मतलब क्या हुआ, जैसे कि मतलब राज्य के पास मतलब सेंटर के पास बहुत सारी पावर है, उसी को मतलब नीचे ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब, ठीक है, जैसे पंचायत में होता है ना, उसके लिए। उसके बाद आता है चोला गंगनम लेकी, अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में इसी की इसका मतलब रिवाइवल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसका यूज़ क्या किया जाता है उस समय, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस किया जाता चोला एम्पायर के समय में। और ये समझ लीजिए पूरी तरह से मतलब इंक्लूसिव नहीं थे, मतलब पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं था, क्योंकि जैसे वुमेन्स हो गई या फिर लैंडलेस लेबर हो गई जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनको मतलब इलेक्शन में लड़ने का या फिर पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था, ठीक है।
और कास्ट और लैंड ओनरशिप मतलब पावरफुल, मतलब किसी को पावरफुल तब कहा जाता है तो उसके पास कितनी लैंड है और कितनी मतलब किस कास्ट का, अगर ब्राह्मण का है तो उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर है आपका जैसे कोप 15, ये किसका है दोस्तों, ये रामसर कन्वेंशन का है ऑन मतलब ऑन वेटलैंड, मतलब ये आपका है, मतलब रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, मतलब ये आपका मान लीजिए ईरान में हुआ था ना रामसर जगह पे, मतलब एक तरह से ट्रीटी मान लीजिए, ठीक है, जिसको साइन किया था, जिसका काम था कि मतलब जितनी भी रामसर साइट्स हैं मतलब वेटलैंड है उनका संरक्षण करना, ठीक है। तो 2025 में ये कहाँ हुआ है अभी, कॉप 15 ये हुआ है दोस्तों जिम्बाब्वे में हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स में, ठीक है। और आप ये जान लीजिए जो मतलब कॉप 14 है वो कहाँ हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका वुहान, मतलब जिससे पहले 2022 में हुआ था, वो वुहान चाइना में हुआ है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस बार की थीम क्या है दोस्तों, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम है कॉप 15 की। और विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन साइन किया, मतलब वही है, मतलब किस तरह मतलब वेटलैंड्स को बचाया जाए, जैसे कि अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रामसर, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दोस्तों, जो कि मतलब रामसर साइट जितने वेटलैंड हैं उनको सब मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए इस ट्रीटी को किया गया था। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। इसका नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि रामसर सिटी में हुआ था उस समय, है ना, ईरान में, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद आप देख लीजिए इसके अंडर में जो भी मतलब वेटलैंड इंपॉर्टेंट होंगी उनको रामसर साइट का दर्जा भी दिया जाएगा। और ये हुआ कब था, 2 फरवरी 1971 में। इफेक्टिव कब से हुआ था, 21 दिसंबर 1975। आप यही ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 1971, ठीक है। टोटल कितनी पार्टीज ने साइन किया था, 175 पार्टीज ने, ठीक है। अब ये आपने जान लिया रामसर कन्वेंशन क्या था, अब ये जान लीजिए सीओ कॉप ऑफ रामसर कन्वेंशन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मतलब जिन्होंने साइन किया था रामसर कन्वेंशन को उनका मतलब कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन, ठीक है। हर 3 साल में एक बार होता है, और जो पिछली बार हुआ था वो 2022 में हुआ था, कॉप 14 वुहान चाइना और जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेटलैंड साइट जो है इंडिया की भी देख लें। इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, 91। अभी हाल फिलहाल में 2 जुड़ी हैं दोस्तों, दोनों की दोनों राजस्थान से हैं, और तमिलनाडु के पास मैक्सिमम है 20, ठीक है। पहली रामसर साइट्स इंडिया की क्या थी, मतलब क्या है, ये है मतलब चिलिका लेक उड़ीसा 1981 में घोषित हुई थी, और कियोलादेवी नेशनल पार्क राजस्थान ये भी 1981 में, ये दोनों पहली साइट थी रामसर। अभी हाल फिलहाल में जो जोड़े गए हैं वो है खींचन और मेनार, दोनों राजस्थान में वेटलैंड है, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर आ जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अभी हाल फिलहाल में जोधपुर राजस्थान में हुई है जुलाई के समय, ठीक है। उसके बाद रवांडा, एक बार इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैप में आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, यही रवांडा है किगाली। इसके ऊपर आप देखेंगे उगांडा है, इधर में आपको देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, नीचे में इसको बुरुंडी हो गया, और इसको थोड़ा सा टच कौन करता है, टंजानिया, जिसकी राजधानी डोडोमा है, और रवांडा की राजधानी है दोस्तों किगाली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है क्यों, कि इसके नए पीएम अभी बने हैं, अपॉइंट हुए, जिनका नाम है जस्टिन नसीन मवा, ठीक है। और प्रेसिडेंट इनके पॉल कगामे है ये हैं, और कैपिटल तो किगाली है, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस मतलब ये आप जान लीजिए, मतलब जो लीवर होता है ना दोस्तों, लीवर में जो सूजन होता है उसी को कहा जाता है। अब ये मतलब 5 तरह के होते हैं टाइप्स, ठीक है, ABCDE। अब ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, उसका थीम इस बार का क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। थीम मतलब इसको मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसी दिन इनकी एनिवर्सरी, किसकी, डॉक्टर बहरूज बुलम्बर, इन्होंने ही वैक्सीन खोजा था किसका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, वायरस का, ठीक है। इसके बाद 11th न्यूज़ 11th करंट अफेयर क्या, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव सिस्टम, ठीक है। ये हर 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, छोटा छोटा ही, इसको इतना ही ध्यान रखिए। फिर थीरन इनिशिएटिव, थीरन का एक फुल फॉर्म है दोस्तों, इस थीरन का फुल फॉर्म है टारगेटेड हेल्प फॉर इंप्रूविंग रेमिडिएशन एंड एकेडमिक नेचर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट। सिंपल सा आप समझ लीजिए, जो बच्चे मतलब लिखने मतलब या फिर पढ़ने में या फिर मैथ में कमजोर है उनको मतलब स्पेशल क्लासेस देके उनको इंप्रूव कराना, ठीक है। वही क्लास से 6-9 क्लास के बच्चों को मतलब रीडिंग राइटिंग और मैथ्स में मतलब अच्छा करवाना, ठीक है। इनिशिएटिव किसके द्वारा लाया गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, 6 से 9 क्लास। उसके बाद 13 न्यूज़ आता है दोस्तों कृषि समृद्धि योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मतलब जो मतलब फार्मर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगे हैं ना उनके लिए लाया गया है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। 5,000 करोड़ हर साल इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 5 साल तक, 25,000 करोड़ टोटल किया जाएगा। इसमें क्या है कि मतलब प्रमोट भी किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स लगे हैं उनको सब्सिडी और इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। की फीचर आप जान लीजिए, मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली फार्मिंग को मतलब सपोर्ट करती हैं उनको मतलब इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, बताना उनके बारे में, ठीक है। और इनोवेशन सेंटर्स खोलना जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनोवेशन की बात होगी, ठीक है।
उसके बाद इसी के तहत मतलब इसके तहत नहीं, मतलब जिसके तहत ये सब हुआ है, एग्रीस्टैक। ये क्या है दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि जो मतलब जो फॉर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाना, और फार्मर्स की डाटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर्स की डाटा को भी ऐड करना ताकि उनको मतलब स्कीम्स और पॉलिसीज का फायदा मिल सके। एग्रीस्टैक कब ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, 2021 में। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर 14 न्यूज़ और 14 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ये है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2025। ये 8वां एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। ऑर्गेनाइज कितने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नाम से आप समझ रहे हैं कि मतलब जो देश से रिलेटेड सिक्योरिटी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद 15 न्यूज़, बस इतना ध्यान रखिए, होप्स 315 है क्या दोस्तों, ये एक तारा है जैसे अपना सूरज भगवान है ना, सूर्य, वैसा ही एक तारा है, पर इसके आसपास क्या है ना, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक ऐसी एक्टिविटी देखी है जो कि मतलब शो करती है मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मतलब जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है एक प्लैनेट बनने में, वो चीज़ को नोटिस किया है साइंटिस्ट ने, ठीक है, पहली बार, ठीक है। और ये समझ लीजिए 1300 लाइट ईयर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसकी हेल्प से, मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का जो है उसकी मदद से, और अल्मा रेडियो टेलीस्कोप जो चिले में है उसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद 16 न्यूज़ और 16 करंट अफेयर है अनाहत सिंह। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ क्यों है, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया 15 साल बाद कोई मेडल पाया है, किसमें, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है। ये कौन सा मेडल पाया इन्होंने, ब्रॉन्ज पाया है। और ये जो चैंपियनशिप हुई, ये करवाया किसने था, वर्ल्ड स्क्वैश ने, जिसका हेडक्वार्टर सुसेक्स इंग्लैंड में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो देखा जाएगा, पर बाकी तो ज़्यादा कितना पढ़ सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। इसके बाद आता है 17 न्यूज़। 17 न्यूज़ क्या है दोस्तों, CRPF डे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे। ये क्यों मनाया जाता है हर साल, मतलब 27 जुलाई को, क्योंकि 27 जुलाई 1939 को, मतलब इस बार 87th एडिशन है, एडिशन भी पूछ लेता है क्योंकि दोस्तों 27 जुलाई 1939 में नीमाच एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का स्थापना किया गया था, ठीक है, ठीक है। और इसी को बाद में जब मतलब भारत आज़ाद हुआ तो 28 दिसंबर 1949 में एक एक्ट लाया गया, CRPF एक्ट, जिसके तहत इसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया, किससे, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स से, ठीक है। अब देखिए CRPF क्या है, फुल फॉर्म तो हम लोग देख लिए, ठीक है। किसके लिए है, जो मतलब देश में इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करके रखता है, लॉ ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए जो काम करता है वो CRPF है। इसने जूनागढ़ को मतलब इंडिया में विलय करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था 1940 में। इसका मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। किसके अंडर में, ऑब्वियस से बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में जो करंट इसके डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक। उसके बाद आता है 18 न्यूज़ और 18 करंट अफेयर। ये है इंटरनेशनल टाइगर डे, इसको दोस्तों ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है, ठीक है। ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए जो पहला ग्लोबल टाइगर समिट हुआ था 2010 में, कहाँ पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में, ठीक है। उस समय ये फैसला लिया गया था कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। अब टाइगर की बात हो रही है इंडिया में, तो आप जान लीजिए टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व। आप मुझे बस बताइए कमेंट में कि अभी सबसे न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में है, जिसको मतलब 1973 में घोषित किया गया था। और 2022 में अगर देखेंगे इनकी पॉपुलेशन टाइगर्स की, तो 3682 है, जो कि 2018 में कितनी थी, 2461। और रैंक के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए लाया गया था 1973 में, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए, और यही 1973 के 50वें मतलब जो हुआ था एनिवर्सरी, उसी के तहत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद 19 न्यूज़ है आपका फीसू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ठीक है। ये हुआ कहाँ दोस्तों, ये राइन रूअर जर्मनी में हुआ है। इंडिया 12 मेडल के साथ 20वीं रैंक में था। पिछले साल से बहुत बेकार परफॉर्मेंस इसका दोस्तों, ठीक है। 12 मेडल में 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज, इतना ही है। बस इसमें आप ये ध्यान रखिए, फीसू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका बस हेडक्वार्टर आप ध्यान रखिए, लुआसने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब 20वां न्यूज़ क्या है, बिहार में जैसे इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, तो उसी के चक्कर में नीतीश कुमार जी ने एक और घोषणा की है। क्या किया है, उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारी कमीशन बनेगा, जो कि मतलब बिहार में बनेगा। इसमें 7 मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अलग से 5 मेंबर, जिसमें एक ट्रांसजेंडर, ये इंपॉर्टेंट रखना है दोस्तों, एक ट्रांसजेंडर कंपलसरी है होना इस 5 मेंबरों में, और एक वुमेन, ठीक है। इसके बाद 21 न्यूज़ आया था ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज। ये म्यांमार के बॉर्डर पे किया गया है, मतलब म्यांमार के बॉर्डर में नहीं, उसके पास में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी। मतलब वही, मतलब ड्रोन का कैसा यूज़ कर सकें हम लोग मिलिट्री पर्पस से, या फिर इंटेलिजेंस पर्पस से, या डिफेंस पर्पस से, है ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे की गई है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। फिर 22nd न्यूज़ क्या है दोस्तों, रुद्र और भैरव। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये 2 नई यूनिट है जो कि इंडियन आर्मी में मतलब इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नई यूनिट है, ठीक है। कब से हुआ ये, 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस है ना, उसी दिन घोषित किया गया था, ठीक है। इसमें मतलब कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जो पहले से ही मतलब जो यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी के, उन्हीं में से लोगों को चुना जाएगा और इनमें रखा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में, क्योंकि ये इंडिया का पहला स्टेट है जिसने AI पावर्ड आंगनवाड़ी खोली है, ठीक है। और कौन सी है वो AI पावर्ड आंगनवाड़ी? वो है आंगनवाड़ी वधमना, ठीक है, विलेज, जो कि नागपुर में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसमें क्या है दोस्तों, ये इसको किसके तहत मतलब खोला गया है? ये मतलब मिशन बाल बराबरी के तहत खोला गया है। इसमें मतलब क्या है कि जो भी रूरल एरिया है ना, वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है। और बस इतना ही है। उसके बाद लास्ट आपका जाता है ऑपरेशन महादेव। ये तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, क्योंकि इसके तहत क्या है, 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया है, जो कि एक इसमें मतलब जो मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का, उसको भी मार गिराया गया किसने? इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तीनों ने मिल के मारा है उसे, ठीक है। और ये ऑपरेशन ऑब्वियसली बात जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि मतलब कल तबीयत खराब थी ना, इसीलिए तो वो वाला भी मैंने इंक्लूड कर दिया। आज भी तबीयत उतनी ठीक तो नहीं है, पर ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।